नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने पिछली क्लास में देखा था कि 1853 का चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट के बाद आता है 1858, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे कहा जाता है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा था। उसको पढ़ने का कारण यही था जिससे हमें ये समझ में आ सके कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए 1857 की क्रांति की अपने थोड़ी सी चर्चा करी थी। अपने अपने पुराने टॉपिक पर वैसे ही कंटिन्यू चलते हैं और देखते हैं आज नया अधिनियम जो कि 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए, अपने पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आता है उस अधिनियम को कहा जाता है 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब आप समझिए, 1857 की क्रांति के बाद पहला परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि अब तक जो भी अधिनियम ला रहे हैं वो या तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से या पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से या चार्टर एक्ट के नाम से, लेकिन पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया गया, भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पर ये पहली बार परिवर्तन देखने को मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान का वास्तविक रूप से संवैधानिक विकास कहीं से प्रारंभ होता है तो वो इसी अधिनियम से होता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में ऐसा क्या हुआ कि जिसे हम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिले। जो व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हुई वो एज इट इज 1947 तक चलती रही। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी, ऐसी क्या प्रशासनिक ढांचा था कि जो लगातार इतने वर्षों तक चलता रहा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 1858 के एक्ट के द्वारा पहली बार क्या परिवर्तन किया गया, पहले उसको देखते हैं। परिवर्तन, अब तक जो परिवर्तन चल रहा था और इस एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया। तो देखिए, पहला परिवर्तन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी विस्तारवादी नीति को समाप्त कर दिया गया। विस्तारवादी नीति समाप्त कर दी गई, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पहला काम यह किया गया, फर्स्ट चेंज, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी अथॉरिटी दे रखी थी वो अथॉरिटी धीरे धीरे क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई इस अधिनियम के द्वारा। दूसरा, भारत के ऊपर ब्रिटिश संसद और क्राउन, या जिसे सम्राट कह सकते हैं, इसके अधीन कर दिया गया। भारत की जो भी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था थी वो अब डायरेक्ट तौर पर इन दोनों के अधीन आ गई। किस किस के, संसद और साथ साथ में क्राउन, इनके नियंत्रण में स्थापित कर दिया गया। किसको, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक, यानी कि कहने का मतलब भारत के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। अगर अच्छा कहें, पूरा अच्छा से लिखें तो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई। क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये चेंज देखने को मिला, ये मिला। तीसरा, जो अब तक हम द्वैत शासन पढ़ रहे थे, द्वैत शासन, कौन सा आप कहोगे द्वैत शासन, कौन सा द्वैत शासन? एक द्वैत शासन क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बताया था मैंने आपको, शॉर्टकट में क्या कहते हैं इनको, इसको कहते थे बीओसी और इसको कहते थे सीओडी। इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस प्रकार की आपको कोई भी द्वैत व्यवस्था देखने को अब नहीं मिलेगी। ये तीसरा चेंज किया गया। तो ध्यान रखिए, द्वैत शासन या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। भारत के ऊपर डायरेक्ट तौर पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। विस्तारवादी नीति को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया को समाप्त करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद और क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं? ऐसे ये तो चेंज किए गए, अब बदलाव क्या हुए व्यवस्था में, ये देखिए आप। बदलाव क्या किए गए? तो पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का पद। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो भारत मंत्री कर सकते हो, एक ही बात है। अब समझिए भारत मंत्री क्या होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे रक्षा मंत्री, जैसे विदेश मंत्री, अन्य प्रकार के मंत्री होते हैं, वैसे ही एक मंत्री बना दिया गया भारत मंत्री। नाम ही क्या रख दिया गया, भारत मंत्री। कार्य क्या था? भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण करेगा। प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य इसी का होगा। पहली बात, यानी कि सब कुछ उसके अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। किसके? भारत सचिव के। अब आप कहोगे भारत सचिव, अब भारत सचिव अकेला तो पूरे भारत को देख नहीं सकता था, तो भारत के सचिव की सहायता के लिए एक परिषद या काउंसिल बनाई गई, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। 8 और 7 सदस्य संसद के द्वारा चुने गए और क्राउन के द्वारा मनोनीत किए गए। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि इनकी सहायता के लिए क्या बनाई गई, 15 सदस्य परिषद, जो 8 सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट से और 7 सदस्यों को क्राउन के द्वारा या महारानी उस समय विक्टोरिया थी उसके द्वारा मनोनीत किया जाता था। भारत सचिव होता कौन था? आप कहोगे ये व्यक्ति कौन होता था, आखिर ये कौन बनता था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। ब्रिटिश संसद का सदस्य, और साथ साथ में जब ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा तो किसके प्रति होगा जवाबदेह? ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह। यानी कि ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। कोई भी चीजें होंगी उनका जवाब इसको कहाँ देना पड़ेगा, ब्रिटिश संसद में देना पड़ेगा। जो सूचनाएं अगर कोई मांगी जाती है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। किसी और प्रकार की कोई पॉलिसी ला रहा है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर संसद के द्वारा कुछ मांगा जाता है तो उसकी जानकारी, यानी कि संपूर्ण रूप से पूरा उत्तरदायी कौन होगा, भारत सचिव होगा। ठीक है, और होगा किसका संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर्स होगा। उसको नाम क्या दिया गया, भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हो भारत मंत्री का पद दिया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य कैबिनेट बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, जो उसकी क्या करेगी, हर कार्यों में क्या करेगी, सहायता देगी। किसके प्रति जवाब देगा, ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा, जवाब देगा। अब आपके दिमाग में आएगा तो प्रथम सचिव बना कौन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चार्ल्स वुड को ही भारत का प्रथम सचिव बनाया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फैक्चुअल बात है। बाकी चीज ध्यान रखें क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने की जरूरत है।
अब ये भारत सचिव क्या कर सकता था? भारत का जो राजस्व था, जो खजाना था, उस पर पूरा नियंत्रण किसका हो गया? सचिव का हो गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई व्यय किया जाएगा तो उस व्यय के लिए क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? परिषद से। यानी कि कोई भी जो निर्णय होगा वो बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, बिना बहुमत से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ये कुछ चेंज आपको देखने को मिलते हैं 1858 में। ये तो आपको प्रशासनिक चेंज देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रशासनिक चेंज के बाद भी आपको कुछ और चीजें देखने को मिलेगी। वो क्या है उसको देखिए। अब तक जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तन कर दिया गया और वो क्या कहलाया? वायसराय कहलाया। वायसराय कहलाया। भारत की जनता को कुछ भ्रमित किया गया और कहा गया हम नई व्यवस्था लेकर आ रहे हैं और इस नई व्यवस्था में कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। गवर्नर जनरल की जगह क्या होगा? सचिव होगा, वायसराय होगा। एक तरीके से वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि कहलाएगा, यानी कि ये क्राउन के प्रति क्या होगा? जवाबदेह होगा। तो गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। और व्यक्ति वही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछे भारत का गवर्नर जनरल, कंपनी एक्ट के तहत अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और क्राउन एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग वही व्यक्ति थे जिनको बनाया गया। ये कुछ परिवर्तन आपको यहां देखने को मिलते हैं इस अधिनियम के माध्यम से। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। देखिए, एक ऐसा ढांचा बनाया जा रहा था, उस ढांचे को आपको समझना है। एक ढांचा बता रहा हूं मैं आपको। सबसे ऊपर क्राउन, सबसे ऊपर कौन? क्राउन। और क्राउन के प्रति जवाबदेह कौन? भारत सचिव प्लस उसकी परिषद। ये दोनों व्यवस्थाएं कहां पर थी? इंग्लैंड में। क्राउन इंग्लैंड में बैठता था क्योंकि वहीं का राजा था, और साथ साथ में काउंसिल भी कहां बैठती थी? इंग्लैंड में बैठती थी। यानी कि वहां पर बैठकर ही भारत का क्या किया जा रहा था? शासन प्रशासन चलाया जा रहा था। लेकिन केवल वहां के बैठने से तो काम चलेगा नहीं, भारत के अंदर भी उसके लिए कुछ किया जाएगा। तो भारत में क्या किया गया? ये तो व्यवस्था कहां पर थी? इंग्लैंड में। भारत के अंदर इस व्यवस्था में क्या किया गया? वायसराय और प्लस उसकी परिषद। भारत में कौन होगा? वायसराय होगा और उसकी परिषद होगी। और आज की तारीख में हम बात करें तो इसी पद से या इसी व्यवस्था से कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रपति प्रभावित दिखाई देता है। वायसराय भारत में होगा, सर्वोच्च होगा, उससे ऊपर कोई भी नहीं होगा। उसकी सहायता के लिए एक परिषद होगी, एज इट इज ये काम करेगी। किसके लिए? भारत के अंदर शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से देखेगी। तो ये व्यवस्था आपको यहां देखने को मिल रही है। कहां पर? भारत में। और ये व्यवस्था आपको कहां देखने को मिल रही है? इंग्लैंड में। इस चीज को समझ लीजिएगा, ये आपको इंग्लैंड में मिलेंगे। अब समझिए एक चीज को थोड़ा थोड़ा चेंज, ये इसके प्रति जवाबदेह होगा और ये इसके प्रति जवाबदेह होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ढांचा था। आप अंदाजा लगाइए, आपसे कोई पूछा जाए कि ब्रिटेन जो था, ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन ने विश्व की आधी से ज्यादा आबादी पर शासन किया है, और कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा बताया जाता है। अब आप समझिए, जब ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था तो ब्रिटिश ने आधी से ज़्यादा दुनिया पर शासन कर रखा था, तो इसका मतलब कुछ न कुछ उनके पास होगा। उसी की ताकत के बलबूते पर उसने
आधी से ज़्यादा आबादी पर नियंत्रण कर रखा था। तो वो क्या था? अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा वो एक ढांचा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन तरीका था, एक प्रशासनिक कॉन्सेप्ट था, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया? शासन किया। उसका एक कारण उनके पास एक अच्छी और सुचारू रूप से क्या थी? व्यवस्था थी। और उस व्यवस्था के माध्यम से ही उन्होंने क्या किया? पूरा का पूरे आधी से ज़्यादा विश्व की आबादी पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। ये मूल कारण माना जाता है कि इंग्लैंड या ब्रिटेन के द्वारा विश्व की आधी आबादी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास शासन को चलाने के लिए या प्रशासन को चलाने के लिए एक सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था को उन्होंने निर्मित किया था। और उस अच्छी व्यवस्था के कारण ही वो लंबे समय तक क्या कर पाए? हर देश पर क्या कर पाए? शासन कर पाए। उसका कारण ये महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा ये राष्ट्रपति के रूप में हो गया, ये यहाँ पर कार्य करते थे। तो ये 1858 में कुछ चेंज देखने को मिले। पहला चेंज आपको मैंने बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या है कि यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिला, भारत। इससे पहले भारत शब्द का प्रयोग नहीं मिला किसी भी एक्ट में। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है। दूसरा, भारत के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। संसद और संसद के माध्यम से कौन? क्राउन एक्ट। ठीक है। उसके बाद जो द्वैत शासन भारत में चल रहा था, उस द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। ये यहां चेंज आपको देखने को मिले। इसके बाद बदलाव क्या किए गए? तो महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया कि एक नया पद या नई पोस्ट बनाए गए इंडियन सेक्रेटरी की, जिसे मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का मंत्री। किसका मंत्री? भारत का मंत्री। आप कहते हो ना जैसे रक्षा मंत्री, तो क्या काम करेगा? रक्षा से संबंधित सारे कार्य करेगा। तो भारत मंत्री, जिसका पूरा कार्य केवल और केवल भारत की राजनीतिक प्रशासनिक शासन व्यवस्था को देखना, तो उसके लिए एक नई पोस्ट ही बना दी गई। पोस्ट का नाम क्या? भारत सचिव। और क्या काम करेगा? भारत पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण करेगा। पावर्स इसके पास आ गई। नियंत्रण के अलावा इसके पास राजस्व का भी नियंत्रण था। किसका? भारतीय जो भी खजाना था उस पर भी नियंत्रण किसका हो गया? भारत के सचिव का। इसकी सहायता के लिए क्या बनाई गई? क्योंकि अकेला व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता था, उसके लिए काउंसिल बनाई गई 15 सदस्य। वो 15 सदस्य इसकी सहायता करती थी कि किस तरीके से व्यवस्था को बनाया जा सके। उसमें 8 सदस्य और 7 सदस्य थे। मैंने आपको कहा संसद के द्वारा, क्राउन के द्वारा। और ये जो मंत्री होता था, ये किसका सदस्य होता था? पार्लियामेंट का सदस्य। जिसका सदस्य होगा उसके प्रति वो क्या होगा? जवाबदेह होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब जवाबदेह होगा, यानी कि जो भी कार्य किए जाएंगे उन सब की जवाबदेही इसकी किसके प्रति होगी? ब्रिटिश संसद के प्रति होगी। ब्रिटिश संसद को हर चीज की जानकारी देनी पड़ेगी। पूरे वर्ष का एक आंकलन, वार्षिक जानकारी भी इसको उपलब्ध कराई जाएगी। किसको? पार्लियामेंट को। ठीक है। अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन और जान के, भारत का सचिव कौन था? पहला चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड को पहला सचिव बनाया गया। एक मेजर चेंज किया गया, ये जो गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल के नाम में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। कि अब इसको नाम को परिवर्तन करने का उद्देश्य ये भी था कि जिससे भारत की जनता में ऐसा मैसेज आए कि इस व्यवस्था में पूरा परिवर्तन किया गया है। तो भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ना कहकर क्या कहा गया? वायसराय। और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। देखिए ये एक्ट लाने के पीछे का उद्देश्य एक ही था कि इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूं 1857 की क्रांति हो चुकी थी। जब 1857 की क्रांति हो गई तो ये कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा कि कहीं भारत ब्रिटेन के हाथ से निकल ना जाए। समझ में आ गई? तो उस निकलने की व्यवस्था को रोकने के लिए कुछ आमूल चुमूल परिवर्तन करने पड़े इनको। और वो आमूल चुमूल परिवर्तन यही थे, कंपनी को समाप्त किया जाए। अब तक ब्रिटिश संसद जो पीछे से बैकएंड से काम कर रही थी या क्राउन के इनडायरेक्ट रूप से काम था, वो सारे फ्रंट में आ गए। और उन्होंने अब भारत के ऊपर पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। अब जो भी कानून बनाए जाएंगे
वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, भारतीयों के लिए बनाए जाएंगे। साथ साथ में इसमें एक चीज और की गई, इसके अंदर जो भारतीय थे जो अब तक सेवाएं दे रहे थे, मैंने आपको कहा था जो भी भारतीय सेवाएं दे रहे थे लेकिन उन्हें उच्च पदों पर प्रमोट नहीं किया जाता था। उनकी कैटेगरी थी कि इससे ऊपर के पदों पर कोई भी भारतीय जाएगा नहीं। उसमें यहां परिवर्तन किया गया और उन्हें भी उच्च स्थानों पर क्या दी गई, पदोन्नति दी गई। तो जो भारत का शिक्षित वर्ग था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा। जो शिक्षित या बुद्धिजीवी वर्ग था, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठा था कि शिक्षित या बुद्धिजीवी, वो वर्ग जो कि सेवा में लगा हुआ था और उच्च पदों पर जाने की तैयारी था, लेकिन उसको उच्च पदों पर उनको नहीं लगाया जा रहा था। यहाँ पर चेंज किया गया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें उच्च पदों पर भी पदोन्नत किया जाएगा। तो बुद्धिजीवी वर्गों ने इसे अपने लिए क्या माना, एक मैग्ना कार्टा माना। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये था 1858 का अधिनियम। अब इससे भी महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसमें बड़े सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और उस एक्ट में आपको अमूल चुमूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब यहां से आपको धीरे धीरे व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा जब ये द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया तो यहां पर एक चीज दिखाई दी, ध्यान रखिएगा, केंद्रीकृत नौकरशाही। केंद्रीयकृत नौकरशाही है, सेंट्रलाइजेशन होने लगा धीरे धीरे। अब तक थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा था, इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा सा विकेंद्रीकरण था, लेकिन उसको पुनः द्वारा एक साथ वापस क्या कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ताकत को वापस सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों को इसके माध्यम से कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई। और आगे आने वाले अधिनियमों में भी धीरे धीरे भारतीयों को शामिल किया गया और उनके अधिकारों को धीरे धीरे वृद्धि की गई। वृद्धि करने का एक ही कारण था कि 1857 की क्रांति जैसा जो विद्रोह हो चुका है वो दोबारा से ना हो, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो हो सकता है हमें भारत को छोड़ना पड़े, और अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। और मैंने आपको फिर कहा है कि गुलाम तो भारत लगभग 11वीं शताब्दी से रहा है, लेकिन अंग्रेजों के आने से पूर्व जो गुलामी थी और अंग्रेजों के बाद जो गुलामी थी, यानी कि वो 800 साल और अंग्रेजों के 200 साल, तो अंग्रेजों के 200 साल उन 800 सालों पर क्या हो गए, भारी पड़ गए। उसका एक ही कारण था कि गुलाम तो उस समय भी थे और गुलाम इस समय भी थे, लेकिन यहाँ पर जो गुलामी थी उसमें एक शब्द उपयोग में लिया गया कि ब्रिटेन ने हमको क्या बनाया, उपनिवेश। उपनिवेश बनाया। और उपनिवेश का अगर सीधा और देसी भाषा में शब्द यूज करें तो उपनिवेश का अर्थ होता वाणिज्य गुलाम, व्यापारिक गुलाम। और ये जो व्यापारिक गुलामी थी, ये 200 साल की व्यापारी गुलामी कहीं ना कहीं 800 सालों पर क्या पड़ गई, भारी पड़ गई। जो औद्योगिक क्रांति कहीं ना कहीं भारत में देखी जा रही थी या संभावनाएं थी, वो औद्योगिक क्रांति कहाँ हो गई, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हो गई। तो समझिए कि ये 200 साल हमारे लिए कितने खतरनाक थे। क्यों? क्योंकि व्यापारिक रूप से हमें बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और हमारी क्षमता का अधिक से अधिक दोहन किया गया और उसका उपयोग किया गया ब्रिटेन के अंदर। तो ऐसी चीज को कौन छोड़ना चाहेगा? तो उन्होंने कहा छोड़ने से बेटर है कि कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को कहीं ना कहीं शासन में शामिल किया जाए और मांगने के साथ साथ उनको धीरे धीरे कुछ न कुछ दे दिया जाए, जिससे इस प्रकार का कोई रोष या विद्रोह नहीं होगा और हम लंबे समय तक भारत पर क्या कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। यही व्यवस्था थी और इसी उद्देश्य के लिए लाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम 18। अब आपको पता है चार्टर एक्ट की व्यवस्था समाप्त हो गई और एक नई व्यवस्था शुरू हुई। कंपनी एक्ट पूर्ण रूप से खत्म हो गया और क्राउन एक्ट या संसदीय पार्लियामेंट एक्ट यहाँ से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो ये एक अधिनियम था, छोटा सा अधिनियम था, लेकिन महत्वपूर्ण था
क्यों था? क्योंकि क्रांति के बाद लाया गया पहला अधिनियम था जिसमें भारत जैसे शब्द का प्रयोग किया गया और भारत के लिए कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया और व्यवस्था में आमूल चमूल परिवर्तन आप देखने को मिलता है। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही था। आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा। आज के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।